नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। गोदान में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 3 टोलियों के बाद उसके बाद ही होरी की गाय मर जाती है और धनिया इल्जाम हीरा पर लगाती है कि इसने मेरी गाय को जहर दिया। उसके बाद गोबर जो है वो घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि धनिया झुनिया जो थी वो 5 महीने से पेट से थी और वो बिन बताए झुनिया को भी नहीं बताता है और घर से चला जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति मिलते हैं कोदई के यहाँ, एक रात रहता है। उसके बाद आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। गोबर अधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका विवाह हो चुका है, इसीलिए उससे कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया था। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मात्र पद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम बड़ी हो माता जी, पूज्य हो, पुत्र के ऋण से 100 जन्म लेकर भी ऋण नहीं हो सकता। पुत्र जो है 100 जन्म भी लेगा पर माता से कभी ऋण नहीं हो सकता। लाख जन्म लेकर भी नहीं और करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। उसके बाद बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी के हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई? बहू को जानना कौन जानता है? बहू को कौन जानता है? किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है? संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। उसके बाद बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही, बेटा पर पक्का घसियारा है। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी को क्या हंसी हो सकती है? हंसी तुम्हारी हुई तुम्हारे आदमी की, जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर यहाँ अभी लड़की है अबोध अल्हड़, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए? तुमको तो बूढ़े तोते को राम 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 नाम पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मरने से तो वह पड़ेगा नहीं, मारने से तो वह पड़ेगा नहीं। उसे सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है, ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा अपमान ही होता है। उसके बाद गोबर चलने लगता है और जो बुढ़िया है वो खाद और सत्तू मिलाकर उसे खाने के लिए देती है। फिर वह मजदूरी की टोह में शहर जाता है और रास्ते में 9 बजते समय लोग अमीनाबाद के बाजार में आ पहुंचे। गोबर हैरान था कि इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए? आदमी पर आदमी गिरा पड़ता है। कहाँ आया होरी? वो गोबर अमीनाबाद में। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूर से कम न थे। राज और बढ़ोई, लोहार, बेलदार और खाट बुनने वाले, टोकरी ढोने वाले, सतंग राज सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया कि इतने सारे मजदूरों को कहाँ काम मिल जाता है। उसके हाथ तो कोई औजार भी नहीं, कोई नहीं जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है। उसे क्यों रखने लगा? बिना औजार के उसे कौन पूछेगा? उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौट जा रहे थे और वहाँ बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे, जिनका कोई पूछतर नहीं था। उन्हीं में एक गोबर भी था, लेकिन अभी उसके पास खाने के लिए खाद और सत्तू थे, तो उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद सहसा मिर्जा खुर्शेद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो
वो मेरे साथ आए, सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजाओं और बढ़इयों को छोड़कर सब के सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटे हाल की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, भूखे पीछे भूखमरों की लंबी कतारें थीं, जैसे भेड़ें हों। उसके बाद एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने जो काम बतलाया उस पर सब चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना है। यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है? कोई बहुत धन पाकर आदमी सनकी हो जाता है, या बहुत पढ़ लिख ले तो आदमी पागल हो जाता है। लोगों को यह संदेश होने लगा। उसके बाद घर ले जाकर कोई काम नहीं है तो ये कौन इसका क्या कर लेगा। वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख में चोली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशी दे दे, ऐसे ही झड़क आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूं। उसके बाद मिर्जा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजदूरी सबको चलते चलते पेशगी दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। उसके बाद मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजदूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था। उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थीं, एक मेज, थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। अहाते में एक तरफ आम और नींबू अमरूद के पौधे लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजूरी बता दी। अब किसी के उसके पागलपन पे संदेश ना रहा। उसके बाद गोबर पैसे पहले ही पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। ये महत्वपूर्ण है कि गोबर को सबसे पहले शहर में कौन सा काम मिला? पौधे सींचने का। उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी। मन में ऐंठ कर रह गया, इन बुड्ढों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका, पैसे तो पूरे मिल गए। उसके बाद इस तरह से उछल रहे थे मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धस गई। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए, गोइयों का चुनाव हो गया। 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी कीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। उसके बाद मिर्जा साहब तमाइशों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिनों से हो रहा था। उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए, नोटिस बंटवाए गए, वहाँ खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पोढ़े हैं। जिन्हें यह देखना हो आए, अपने आंखें तृप्त कर लें। जिन्हें यह तमाशा ना देखना हो वह पछताएगा। ऐसा शुभ अवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपए से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा आहता भर गया। मोटरों और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ ना थी। रईसों के लिए कुर्सियां और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती मेहता खन्ना और तांखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ। मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी हो जाए। मिस मालती बोलती, फिलास्फर का जोड़ फिलास्फर से ही हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो क्या आप समझती हैं मैं फिलास्फर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलास्फर। आप मेरा इम्तिहान ले
सकते हैं मेहता जी? मालती ने पूछा। अच्छा बतलाइए, आप आइडिया लिस्ट या मेल्टी मेंटी रियल्टी? मैं दोनों हूँ। यह क्यों कर रहे अच्छी तरह? उसके बाद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। फिर डॉक्टर ने मेहता के अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी और आपकी हो जाए, और कोई माने या न माने मैं आपको फिलासफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ ठीक करूं? मालती ने पुचारा दिया। हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तनखा के साथ। उसके बाद खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, मिर्जा साहब ने पूछिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, उसके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ ओंकार नाथ है, जो नजर नहीं आते हैं। उसके बाद इस तरह से खेल शुरू होता है और कबड्डी होती है, तालियां बजती हैं, गालियां देती थीं, ललकारती थीं, बाजियां लगती थीं। वाह, जरा इन बूढ़े बाबू को देखो, किन शान से जा रहे हैं, सबको मार कर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से उन्हीं के बड़े भाई निकले, दोनों कैसे पैतरे बदल रहे। इन हाइयों में अभी बहुत जान है भाई, इन लोगों से जितना घी खाया है अब उतनी हमें पानी भी मत्स्यर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। वहाँ उधर वाले बुड्ढे ने उसे दबोच लिया। बेचारा छूट निकलने के लिए कितना जोर मार रहा, मगर नहीं बचा जा सका। उसके बाद इसी तरह से फिर राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नियति में घर वालों को एक ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यहाँ आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ सूर्य प्रताप सिंह, आपने केवल 7% लिया है, मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों ना हो? खन्ना ने हंसकर कहा। मानो यह कथन हंसने के योग्य था। उन शर्तों पर मैं आपसे भी वही सूद ले लूँगा, हमने उनकी जायदाद रेहान ली है, शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ ना जाएगी। मैं भी अपने लिए जायदाद निकाल दूँगा। 9% देने से यह कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी को सुबते से निकालना जरा मुश्किल है, आप जानते हैं वहाँ जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूंगा आपकी उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं। उसके बाद राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन थी। उसके साथ खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब? आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य 50% की कमी हो गई। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा अगर मेरा कमीशन 5% होगा। उसके बाद आप जो चाहें दे दीजिएगा। आप तो राजी हुए, शुगर के हिस्से अभी तक आपने ना खरीदे, अब बहुत थोड़े हिस्से बचे रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने ना ली। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब आपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत। आदमी की अकल चल रही है। मेरा बस चले तो मैं तलुक्केदारों को रियासतें जब्त करा लूं। फिर मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती।
पर तांखा जो थे वो आसानी से हार मानने वालों में से व्यक्ति नहीं थे। आकर कोहनियों के बल पर मेज पर टिकाकर बोले, आप जरा उस मुकाबले पर फिर विचार करें। मैं चाहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर ना मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया, जनता की सेवा की। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, उनसे जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, उसकी सबसे मूल्यवान सेवा ने पार्टियां हैं। वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं। उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नहीं कोई काउंसिल कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकार अनाधिकार हो जाए। उसके बाद मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हजार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहा है। रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 4-5 हजार 500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद यह सब चलता है और तभी जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक बोर्ड पर अरसी चढ़ाने लगेगी तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। ये बात कौन कहता है? मालती कहती हैं। उसके बाद जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जन सेवा की, और सच पूछिए तो उस बार मैं अपने मतलब ही से कई उसी तरह जैसे राय साहब खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन था। विद्या और सेवा, कुल जाति सब धन के सामने हेच हैं कभी कभी इतिहास में। उसके बाद ऐसे अवसर आते हैं कि सब धन को आल दोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है। मगर इसे अब बात समझिए, मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवा खाने में आ जाती तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ। उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी है। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह काउंसिल बने हैं उसके लिए रानी साहब ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। उसके बाद उस मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे, यानी हार चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी ना खेली। मिर्जा इन फन के उस्ताद थे। मेहता की तलीलें अभिनय के अभ्यास में काटती थीं। रूप भरने की वह अच्छों को चकित कर देते और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी। पहलवानों के लिए भी, पारियों के लिए भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से डूबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यहाँ क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्द यानी बेइज्जती करा रहे हैं। इसमें काहे की भद्द दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। उसके बाद एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चलें मिर्जा से मुकाबला करने। समझते थे वह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया। अब खेल खत्म हुआ जाता है। मजा आएगा तब जब मिर्जा मेहता को दबोचकर रगड़ेंगे और मेहता साहब भी चीख बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा मेहता, एक आदमी और मर गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे, आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे।
मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत ना पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। उसके बाद टेनिस भी मैं तुम्हें तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कम है। उसके बाद मालती उन्हें फटकार फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। और किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता की अजीब बुद्धू आदमी है। उसके बाद कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते। यह अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे। लोग कितने खुश हो रहे होंगे। ज्यों अंत समीप आता है, लोग अधीर होते जाते हैं। पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बन गया था, वह तोड़ दिया गया। स्वयं सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उत्कंठा के उन्माद में उनकी एक न चलती और अंतिम बिंदु आ पहुंचता है। मेहता अकेले बच गए और अब उन्हें गूंगे का पार्ट खेलना पड़ेगा। अब सारा मुदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है। नहीं, हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे, सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। मेहता चले, जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर देख रहे थे कि उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ था कि मेहता की पकड़ और स्पर्श में कोई नहीं आ रहा था। बहुतों की आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को जिला लें। वे निराश होते जा रहे हैं। फिर सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे मिर्जा को पाली की तरफ खींच लिए आ रहे थे। लोग उन्मत्त हो जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। एक डगमग हो गए। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा था। मिर्जा के कई बुड्ढे मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए। अगर वह किसी तरह खींच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठे, मगर 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए। मेहता का मुख लाल हो रहा था। आंखें भी बीर बहुटी बनी हुई हैं। पसीना टपक रहा और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर पहुंच रहे। मालती ने समीप जाकर देखा। उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शीद, यह फेर नहीं, बाजी डाल रही है। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक धसाकर लगाकर कहा, जब तक यह ची न बोले मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बोलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर, बेशक कर सकता हूँ। आप इनसे कह दे ची बोले, मैं अभी उठ जाता हूँ।
मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उसकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की, करके कहा, ये खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप ना छोड़ेंगे। उसी वक्त कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे। हजारों आदमियों पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और हुए समियाने आए। प्रत्येक मुख पर यह शब्द थे कि डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली, और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और दम धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले नारंगियां मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों के चाय पानी का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी थी। उसके बाद मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ कि महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती है बोली, आप बड़े बेमुरौत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। फिर उसके बाद, इनका कसूर इनका क्या, ये क्यों ची ना बोलते थे? मैं ची ना बोलता, आप चाहे मेरी जान ही ले लेते। ये बात मेहता कहते हैं। उसके बाद उनका मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी? मेरी शादी किसके साथ हो रही? और इस तरह से बातें होती हैं। तभी मेहता जो हैं गंभीर भाव से बोलते हैं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुश मिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं, और उनमें कितनी खूबियां हैं। लेकिन मैं अपने जीवन की संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वह उनमें नहीं है, ना शायद हो सकती। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। क्या है? वफा और त्याग की मूर्ति। ये बात कहते हैं मेहता जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अपनी बेजवानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती पर आत्मा स्त्री की होती। आप कहेंगे, मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत ही क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में यह सामर्थ्य नहीं है। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोज में जाकर बैठेगा, सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर ज्ञान का पुतला है। सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना नहीं किया करते। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सही सुहूड़ है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते तो महात्मा बन जाता है। देखो, ये जो है महत्वपूर्ण है कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते तो वो महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते तो वो उल्टा बन जाती है। ये बात कौन कहता है? ये बात मेहता जी कहते हैं। उसके बाद पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वस्व में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है? संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो उसकी ईर्ष्या ना जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा, उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको दुनिया में शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों।
वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए। उसके बाद मिसेज खन्ना को ही ले लीजिए, लेकिन खन्ना खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उनके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उनके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, लेकिन आज खन्ना पर कोई आगत आ जाए तो भा अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे कोड़ी हो जाएं तब भी उसकी वफादारी में फर्क ना आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसमें आइंस्टीन के सिद्धांत बहस कर सकूं और जो मेरी रचनाओं में प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद कर रहे हैं, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में रहता हूँ। शायद कभी तकदीर जागे, मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं। कहिए, लिख दूं। ऐसी औरतों में केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। उसके बाद अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम आत्मसमर्पण का रूप लेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने विदा हो गए। शाम हो गई। मिर्जा ने घर जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा प्रसन्न होकर कहा, जाओ तुम्हारी छुट्टी, कल फिर आओगे। गोबर ने कतर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू, आप जो चाहें दे दे। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे, खूब कसकर काम कर लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता था। उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार। अब 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वह प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया हो और गोबर वहीं रहने लगता है। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।